जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कृषि के क्षेत्र। डी विटलेसी अर्थात डरवेंट विटलेसी जी के द्वारा 5 आधारों पर उन्होंने किस प्रकार 13 कृषि क्षेत्र में भाग दिया है, उसका विभाजन किया है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं डरवेंट विटलेसी जी ने किन 5 आधारों पर कृषि क्षेत्र को विभाजित किया है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कृषि क्षेत्र आखिर होते क्या हैं, विश्व के कृषि क्षेत्र कहते किसे हैं। कृषि प्रदेश भूमि के वैसे एक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जिसमें कृषि करने की दशाओं, विशेषतः फसलों की किस्मों, उनकी उत्पादन विधि व कृषिगत भूमि के उपयोग तथा प्रतिरूप में व्यापक से समानता मिलती हो और जो समीपवर्ती क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न हो तथा इन तत्वों की समानता प्रायः कृषि प्रदेश में प्रयुक्त यंत्रों, कृषकों के आवास एवं जीवन स्तर से परिलक्षित हो। कृषि क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर कृषि करने योग्य सभी साधन उपलब्ध हों, जैसे वहां पर फसल की किस्म अच्छी मिलती हो, वहां पर उत्पादन अच्छी हो, वहां की मिट्टी जो है वह उपजाऊ हो, वहां पर रहने की आवास की अच्छी व्यवस्था हो, कृषकों के में जो प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हों, वहाँ पर उनकी विशेषताएं हों, मतलब उपलब्धियां हों, उसे ही कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि प्रदेश कहते हैं। कृषि प्रदेश अर्थात जहाँ पर कृषि करने योग्य सभी साधन उपलब्ध हों वह कृषि प्रदेश कहलाते हैं। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार पर उन्होंने आधार तत्व कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1936 में डी विटलेसी ने किया था। डी विटलेसी महोदय जी ने किया था, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित आधार तत्वों को मानक निकाय माना था। उन्होंने 5 तत्वों को यहाँ पर आधार माना हुआ था। उन 5 तत्व कौन कौन से उसको जानेंगे हम। पहला तत्व है कृषि फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। दूसरा है कृषि उत्पादन विधियाँ। कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग। चौथा है कृषि उत्पादन के उपभोग और 5वां है कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्रों, उपकरणों तथा आवास संबंधी दशाएं। उपरोक्त आधार तत्वों के आधार पर विटलेसी ने संसार को निम्नलिखित 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। 13 कृषि प्रदेश उन्होंने कौन कौन से विभाजित किए हैं उसका नाम भी जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी, वह कृषि क्षेत्र या कृषि प्रदेश कैसे होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे कृषि प्रदेशों को विभाजित करने का एक आधार माना है, उसमें ताप दाब ऐसे कोई भी तत्व नहीं है जो हमारे वायुमंडलीय हैं। तो वह एक उन्होंने एक कमी की थी जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसकी आलोचनाएं बहुत से विद्वानों ने की हैं। डरवेंट विटलेसी जी के जो आधार तत्व हैं, जो 13 कृषि प्रदेश उन्होंने 5 आधार तत्वों पर विभाजित किया है, उसकी बहुत आलोचनाएं भी हुई हैं और बहुत से लोगों ने माना भी है। तो सबसे पहले उनके 13 कृषि प्रदेश देखेंगे, तत्पश्चात उनकी आलोचनाएं भी देखेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कृषि प्रदेश कौन सा है। पहला है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक ठेके एवं गर्म क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जलवायुगत दशाएं फसल उत्पादन हेतु आदर्श नहीं है। उन क्षेत्रों में चारागाह भी कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं, इसलिए कृषक पशुओं की एक झुंड में लेकर चारा एवं पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। चलवासी पशुचारण, देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा हो, चलवासी जो कि घूम घूम कर पशुओं को चराते हैं और उनके द्वारा जो उन्हें दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि प्राप्त होता है, उससे अपना व्यापार करके उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, उन पशुओं से प्राप्त ऊन, मांस, चमड़ा, दूध आदि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जिनमें मुख्य पशु भेड़, भैंस, बकरी, गाय, याक, ऊंट, रेंडियर आदि हैं। इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में होती है। अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मध्य एशिया के पठारी क्षेत्र, टैगा क्षेत्र में तथा विश्व के कई पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें ऋतुवत दैनिक प्रवास भी पाया जाता है।
हमने आपको पहला क्षेत्र बताया चलवासी पशुचारण, जिसका आप अर्थ भी समझ गए होंगे सीधे सीधे कि जो चल घूम कर पशुओं का चारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं। आपके भाषा में अगर हम बात करें तो पशुओं को चरा कर और उनसे प्राप्त जो ऊन, मांस और चमड़ा, दूध ये सब प्राप्त होता है, उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये हमारा पहला क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र डी विटलेसी जी के द्वारा दिया गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा है। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मांस का उत्पादन होता है। जो व्यापारिक पशुपालन होता है, व्यापार करने के लिए पशुओं के मांस को उत्पादन करने का इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस कृषि में कृषक पशुओं के लिए चारा का उत्पादन करता है। वह चारा का उत्पादन करते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद पशुओं को चराते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वहाँ चारा मौजूद होता है ऐसे क्षेत्रों में, व्यापारिक पशुपालन कृषि क्षेत्र में। इस प्रकार की कृषि ब्रिटेन, यूएसए के मक्कापेटो, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में की जाती है। पंपास क्षेत्र कहाँ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हमारी अगर देखें तो वह साउथ अमेरिका में है। वहाँ पर पंपास घास पाए जाते हैं, वहाँ पर पशुचारण किए जाते हैं। अगला हमारा है स्थानांतरणशील कृषि, जिसमें इस प्रकार की कृषि आदिवासी जनजातियाँ करती हैं। जैसे कि हम अगर प्राचीन काल में देखें तो उस समय कृषि कैसे होती थी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वहाँ उपजाऊ मिट्टी पाते थे, कृषि करते थे। अपना कृषि करने के बाद वहाँ की मिट्टी जब उपजाऊ नहीं रह जाती थी तो वह दूसरे स्थान पर चले जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे भूमि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, भूमि जो है वह बहुत ज़्यादा थी और जनसंख्या कम थी, तो जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, पेड़ों को काटती है, जलाती है तथा राख को मिट्टी में मिलाकर जीविकोपार्जन हेतु कुछ फसलों का उत्पादन करती है, फिर छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरणशील कृषि जो है, जैसे कि एक स्थान पर आपने कृषि की, उस समय तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पर एक ही लोग का बहुत सारा क्षेत्र हो जाए, मतलब कब्जा कर लें। बहुत मुक्त उस समय क्षेत्र था, तो क्या करते थे लोग, एक जगह कृषि करते थे, वहाँ पर कृषि करने के पश्चात कुछ समय पश्चात दूसरे स्थान पर जाते थे, वहाँ पर पेड़ों को काटते थे, जलाते थे, फिर वहाँ पर राख जो होती थी उसको यूज करते थे मिट्टी में मिलाकर उपजाऊ बनाने के लिए, फिर वहाँ कृषि करते थे। उनकी जो स्थानांतरणशील कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह कृषि की प्रारंभिक दशा है। इसमें खेत अस्थायी होते हैं, मतलब एक स्थान पर खेत नहीं होता है, अलग अलग स्थानों पर कृषि करते रहते हैं। उत्पादन स्वयं के लिए होता है। मानव श्रम मुख्य है इसमें, क्योंकि वह जाते हैं, काटते हैं, फिर जलाते हैं, इन सब में श्रम लगता है। प्राचीन यंत्रों का प्रयोग उस समय करते थे। अगला हम देखेंगे, इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से 10 से 20 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 10 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य की जाती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ देश में तथा विश्व के पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। इस कृषि को, जो यह हमारी स्थानांतरणशील कृषि है, इसको मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। म्यांमार में तुंगा कहा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया अलग अलग परीक्षाओं में। आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ ऐसे प्रश्न आपको मतलब क्षेत्र विशेष से पूछने को मिले थे ऑप्शनल में, तो आप याद कर सकते हैं, मतलब याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका, म्यांमार में तुंगा, वियतनाम में रे तथा उत्तर पूर्वी भारत में झूम इसे कहा जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया में लादांग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वीबर दहिया कहा जाता है। फिलीपींस में केंगिन कहा जाता है। केरल में कुमारी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पेड्डा, राजस्थान में बत्रा के नाम से जानी जाती है स्थानांतरणशील कृषि। अगला हम देखेंगे प्रारंभिक अस्थाई कृषि, मतलब प्रारंभ में जब अस्थाई कृषि होती थी, मतलब शुरुआत में देखिए अस्थाई, सबसे पहला
क्षेत्र जो था, सबसे पहले जब कृषि शुरुआत हुई तो अस्थायी थी, अलग अलग स्थानों पर कृषि करते थे, एक स्थान पर करते, वहाँ से जाकर फिर दूसरे स्थान पर करते थे। लेकिन जब प्रारंभ में स्थायी कृषि शुरुआत हुई उस बारे में हम बात करेंगे। यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि का विकसित रूप है, जिसकी विशेषताएं क्या हैं कि खेत अस्थायी होते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है प्रारंभिक स्थायी कृषि की, कि वह खेत जो होते थे अस्थायी होते थे। कृषि के साथ पशुपालन का प्रयोग, पशु के अवशिष्ट पदार्थ का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि अब भी कई लोग करते हैं, जो पुराने ज़माने के हैं, मतलब जानते हैं उसकी महत्वता को। गाय के गोबर, भैंस के गोबर का उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। प्राचीनतम तरीकों का प्रयोग इसमें होता है। मानसून पर इसकी निर्भरता बनी रहती है, मतलब बारिश पर। यह कृषि केवल अपने उपभोग हेतु की जाती है, मतलब अपने खाने भर का करते हैं यहाँ पर लोग प्रारंभिक स्थायी कृषि क्षेत्र में। अगला हम देखेंगे, इस प्रकार की कृषि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है, जिसकी मुख्य फसल रतालू, शकरकंद, ज्वार, बाजरा, मक्का है। यह सब किसके हैं? प्रारंभिक स्थायी कृषि के। अगला हम देखेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान अर्थात जहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे निर्वाह कृषि क्षेत्र। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि प्रदेश की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दाल, तिलहन, सब्जियों तथा मोटे अनाज का उत्पादन होता है। इस कृषि की विशेषताएं हम बाद में जानेंगे। देखिए, चावल प्रधान जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको चावल उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चावल में देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यह कब की जाती है? अब आपकी जब ये मई जून का महीना आ गया है, मई में सब लोग लगाते हैं, जिससे जून, जुलाई, अगस्त में बारिश होती है, तो इस समय पर लगाया जाता है। अगर आपको यही ठंडी में लगाने को कह दिया जाए चावल, तो नहीं होगा उत्पादन, क्योंकि चावल के लिए बारिश का होना बहुत अधिक ज़रूरी है तथा अधिक ताप का होना, अधिक बारिश का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश भी हो और अधिक गर्मी भी हो, तो वहाँ पर चावल उत्पादन होता है। इसीलिए इसे चावल गहन, मतलब चावल की अधिकता वाला क्षेत्र, चावल प्रधान गहन क्षेत्र कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? जोत का आकार छोटा होता है, प्राचीन तकनीकों का प्रयोग होता है, मृदा उर्वरा बनाने के लिए फसलों में परिवर्तन या जैविक अपशिष्टों का प्रयोग करते हैं। चौथा है कि अपनी आवश्यकता की सभी फसलों का उत्पादन करना। इसमें कृषि से प्राप्त अवशिष्टों के उपयोग हेतु पशुपालन का कार्य करना। जैसे कि जब धान हो जाता है तो धान आप पीट के चावल निकाल लेते हैं, तो उसका जो पुआल होता है उससे आप गाय भैंसों को खिलाते हैं। यह भी एक कार्य इसका हो जाता है। आगे हम देखेंगे, अगला है चावल विहीन गहन निर्वाह। जहाँ पर चावल नहीं होता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ क्या होता है? जैसे ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, ठंड, अब आपके ही भारत में देख लीजिए, जब ठंडी आती है तो आप क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं। तो इस कृषि प्रदेश की विशेषता चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की तरह है, परंतु फसलों में मुख्य फसल गेहूं, मक्का, चना, मटर आदि होते हैं। अगला हमारा कौन सा है? वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस प्रकार की कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में होती है, जिसमें प्रेरी, जो कि प्रेरी कहाँ पे आता है? उत्तर अमेरिका में। पंपास, बेल्ट, डाउन्स के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस कृषि प्रदेश मुख्य फसल गेहूं और मक्का। इस प्रदेश की मुख्य विशेषताएं निम्न है। क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र की विशेषताएं। इस कृषि में फार्म या जोत का आकार बड़ा होता है और औसत 100 से 200 एकड़ होते हैं। इस कृषि प्रदेश में केवल एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः गेहूं या मक्का होता है। अब उन्हें व्यापार अगर करना है तो किसी एक ही फसल को लगाएंगे अधिक मात्रा में, जिससे उनको उस फसल से अधिक लाभ हो। तीसरी विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब 100-200 एकड़ में अगर आप बिना ट्रैक्टर के अगर आप बैल से जुताई करेंगे तो 100-200 एकड़ आप जुताई करने में ही पूरा सीजन आपका किसी एक फसल का बीत जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन तथा रेलगाड़ियां या ट्रक अनाज ढोने के उपयोग में लाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे,
अगला हमारा 8वां है बागाती रोपड़ कृषि। बागाती या रोपड़ कृषि, इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जिसमें पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका के गिनी तट शामिल होते हैं। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसलों को बेचकर अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस कृषि की मुख्य चाय फसल होती है, जो चाय, कहवा, रबर, काजू, केला, गरम मसाला आदि होते हैं। बागाती में क्या होते हैं, जैसे ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। चाय, कहवा, रबर, काजू, यह कृषि की मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो यह एक फसल कृषि है, फसली कृषि है। इसमें अधिक पूंजी प्रबंधन तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, अधिक धन लगाना पड़ता है इसमें अधिक मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत बड़े फार्म की आवश्यकता होती है। अब चाय लगाएंगे बहुत दूर दूर जगहों में, है ना, और उसको तोड़ने, चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत से मजदूर भी लगेंगे। इस कृषि में बाजार का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होने पर नुकसान या लाभ दोनों की संभावना सर्वाधिक होती है। आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है फसल एवं पशु निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर उत्पादन अपने भरण पोषण हेतु किया जाता है। कृषि से प्राप्त अपशिष्ट के उपयोग हेतु पशुपालन का कार्य होता है। कृषि से जो अवशिष्ट प्राप्त होते हैं उसको उपयोग करने के लिए यह पशुपालन होता है। यह कृषि प्रदेश मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, तुर्की, चीन के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन अब इनका स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होकर व्यापारी स्वरूप ग्रहण कर ले रहा है, क्योंकि अब लोग पशुओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उर्वरक बनाने में अधिक मेहनत समझते हैं। वह उर्वरकों को खरीद लेते हैं और फिर कृषि करते हैं। इसकी अगर हम विशेषताएं देखें तो इसमें कृषि फार्म में कुछ पशुओं को रखा जाता है। इनकी देखरेख परिवार के लोग या 2 श्रमिक करते हैं। पशुपालन का उद्देश्य दूध को प्राप्त करना होता है। पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आगे हम देखेंगे। अगला हमारा फसल एवं पशु व्यापारिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में की जाती है, जिनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि इनमें फार्म, परिवहन सुविधाओं या नगर के समीप होते हैं। अनाज के उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य मांस, अंडा, मक्खन हेतु किया जाता है। अगला हमारा क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि। इस प्रकार की कृषि में 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिनमें मुख्य सागरीय क्षेत्र प्रदेश कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग शामिल होते हैं। चिली कहाँ पर है, आप कमेंट करके बताएं। आपसे यह क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएं कि चिली किस महाद्वीप पर स्थित है। आगे हम देखेंगे चिली एक देश है, वह किस महाद्वीप पर स्थित है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बताएं आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से या नहीं। अगला चैप्टर अच्छे से हम बनाएंगे। साथ ही साथ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम देखेंगे। इस प्रदेश में वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों द्वारा होती है, जिससे शीतकाल में गेहूं, जौ, मक्का, सब्जियों का उत्पादन होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में पशुपालन एवं फलोत्पादन का कार्य होता है, जिनमें सर्वाधिक खट्टे फलों के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए फलोंघान के नाम से इसे जाना जाता है। आगे हम देखेंगे दुग्ध के लिए जहाँ पर किया जाता है कृषि। पशुपालन कृषि इस प्रकार की कृषि खासकर ठंडे क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, यूएसए का झील तटवर्ती क्षेत्र, कनाडा का सेंट लॉरेंस प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रदेश में डेयरी फार्म के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर इनका विकास नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें दुग्ध के साथ पनीर व मक्खन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दूध से प्राप्त छाछ पर सूअर पालन का कार्य किया जाता है। आगे हम देखेंगे हमारा अंतिम कृषि क्षेत्र कौन सा है, 13वां है उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें सब्जी का उत्पादन, पुष्प का उत्पादन, कृषि फलोत्पादन शामिल होते हैं। सब्जी उत्पादन का सबसे अधिक क्षेत्र बीजिंग, लंदन, पेरिस, मॉस्को में क्षेत्रों में की जाती है, जबकि फल उत्पादन का कार्य अमेरिका में सेब का उत्पादन, फ्रांस एवं जर्मनी में अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कृषि को सम्मिलित रूप से ट्रक फार्मिंग कहते हैं।
ये हमारे 13 कृषि प्रदेश क्षेत्र थे। किसके द्वारा? डरवंट विटलेसी जी के द्वारा। उन्होंने 5 आधारों पर यह 13 कृषि प्रदेश क्षेत्र बताए हैं। अगर हम इसका सारांश देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि विटलेसी द्वारा निर्धारित विश्व के कृषि प्रदेश फसल एवं पशु सहचर्य, श्रम, पूंजी एवं संगठन, कृषि में तकनीक का उपयोग, कृषि के प्रकार, कृषि भूदृश्य पर आधारित है। इसमें कोई भी जलवायु की बात नहीं की गई है, जो कि एक कमी मानी जाती है, क्योंकि हमारी कोई भी फसल हो वह ताप, जल, इन ताप पे, वर्षा पे, इन सभी पर आधारित होती है। तो यह था आज का पहला चैप्टर। आशा है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।